Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हम 5th of नवंबर के इम्पोर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस करने वाले हैं। इफ आप वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम यहाँ पे प्रेजेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, प्लस रिवीजन लास्ट सेशंस के लास्ट मंथ की जो रिवीजन क्वेश्चन है वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फाइन। आज के जो की डिस्कशन पॉइंट रहने वाले हैं उन्हीं में से है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में हम जानेंगे। इंटरनेशनल अफेयर में हम ताइवान के बारे में जानेंगे। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कुकुर तिहार फेस्टिवल के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लस हिस्ट्री से जो हमारे अनसंग हीरो है मेजर रलिंग नाउ बॉब खतिंग, इनके बारे में जानेंगे। लिडार टेक्नोलॉजी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स प्लान करी है वो डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया इन स्पेस डिस्कवरी एंड इंडियन फुटबॉल टीम। सो ये इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं जो कि प्रेजेंट न्यूज से रिलेटेड है। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन। So the first question is which zoological park has become India's first zoo to earn certification from the Indian Green Building Council? So IGBC से सर्टिफिकेट अर्न करने वाला पहला जूलॉजिकल पार्क का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क। फाइन। सो इस प्रकार ही बन चुका है इंडिया का फर्स्ट जू जिसने सर्टिफिकेट लिया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्गेश पार्क, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फेमस है अपने टूरिज्म के लिए और कांगड़ा को कहा जाता है टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड इस प्रकार कांगड़ा में लोकेटेड इस दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क ने अपने टूरिज्म को बूस्ट करा है इस सर्टिफिकेट को अर्न करके। फाइन। नेक्स्ट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, बूस्ट करती है और इस प्रकार सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जो भी इनके रूल्स को फॉलो करता है, सस्टेनेबली फंक्शन कर रहा है। फाइन। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में ये लोकेटेड है। फाइन। और 2001 में ये लॉन्च हुआ था, इनोग्रेट हुआ था 2001 में आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसी के साथ ये जो जू है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एशियाटिक लायंस, क्रोकोडाइल्स और इस जू का जो बजट है वो 619 करोड़ का बजट है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये इसका बजट है। सो नाउ हम रिवीजन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सो रिसेंटली जितने भी जूलॉजिकल पार्क न्यूज में रहे हैं हम उसका वन टाइम रिवाइज करने वाले हैं। So recently, the Red Panda program, of which Zoological Park has been selected as a finalist for the WAZA Conservation Award 2024. So इसके लिए चूज किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को WAZA कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। फाइन। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट इज World Association of Zoos and Aquarium recently suspended the membership of which zoological park in India? एंड रिसेंटली दिल्ली जू के जो परमिशन है उसको सस्पेंड किया गया है WAZA के द्वारा। नेक्स्ट इज रिसेंटली द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद व्हिच स्टेट टू टैग हॉट्स श्रू क्रैब्स फॉर कंजर्वेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन, और ये कोलैबोरेशन हुआ है उड़ीसा के साथ। फाइन। एंड इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये रिसेंटली न्यूज में रहा था कि स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये न्यूज में था, ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफून कोंगरे हैज हिट व्हिच कंट्री रिसेंटली? सो एक अनदर टाइफून अभी न्यूज में रहा, दैट इज कोंगरे। कहाँ पर और किस कंट्री में इसके इफेक्ट अभी देखने को मिल रहे हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। फाइन। सो लास्ट अक्टूबर में ताइवान का जो प्रकोप है ये टाइफून का जो प्रकोप है ये ताइवान में देखने को मिला। सो बेसिकली टाइफून कोंगरे
स्टार्ट हुआ था ये किन किन देशों में? ताइवान को इफेक्ट किया है इसने, फिलीपींस को इफेक्ट करा इसने, ईस्ट चाइना को भी इफेक्ट करा है, साउथ कोरिया को भी इफेक्ट करा है, जापान को भी इफेक्ट करा है। लेट अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था एंड अर्ली नवंबर तक ये अभी भी चल रहा है। फिलीपींस में इसे सुपर टाइफोन लियोन के नाम से जाना जा रहा है। फाइन। और अभी रिसेंटली ये किस एरिया में है? ताइवान कंट्री में इसके प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। इसकी जो विंड स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, जो कि द वर्स्ट इन 30 इयर्स, लास्ट 30 इयर्स के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट स्पीड रही इस टाइफून की। डेडली टाइफून की कैटेगरी में इसे काउंट किया जा रहा है। ओवर 70 पीपल इंजर्ड हुए हैं, 1 डेथ का केस सामने आया है एंड अप्रोक्स 5 लाख पीपल विदाउट पावर सरवाइव कर रहे हैं इस टाइफून के कारण। कहाँ पर? ताइवान। इसी के साथ ताइवान में ही इससे पहले एक टाइफून और आया था, दैट इज टाइफून क्रेथॉन। सो इससे पहले कॉन्ग रे से पहले जो टाइफून था ताइवान में, वो क्रेथॉन था, जिसे फिलीपींस में जूलियन के नाम से जाना जाता है। और अर्ली अक्टूबर में ये आया था। लेट सितंबर एंड अर्ली अक्टूबर में फिलीपींस एंड ताइवान के पार्ट्स को अफेक्ट किया था एंड लास्ट अक्टूबर में टाइफून पोंगरे इसने अफेक्ट करा है इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को। फाइन। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दैट इज कि किस रेंज के ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून माना जाता है? सो अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ मैक्सिमम विंड स्पीड ऑफ 119 किलोमीटर पर आवर। सो इफ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो स्पीड है वो 119 किलोमीटर पर आवर है, तो वो टाइफून की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसी के साथ रिसेंटली एनाकोंडा स्ट्रैटेजी यूज की गई थी ताइवान की अगेंस्ट में। अगर हम इंटरनेशनल अफेयर की बात करें ताइवान को लेकर, तो किस कंट्री ने एनाकोंडा स्ट्रैटेजी को यूज किया था? चाइना ने किया था, जो ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, क्लेम करता है, बट ताइवान अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली wreaked havoc across Taiwan, the Philippines, and parts of southeastern China? So प्रकोप रहा था टाइफून गेमी का। फाइन। सो टाइफून गेमी एक अनदर साइक्लोन हो गया जिसने अफेक्ट किया था ताइवान, फिलीपींस एंड चाइना के एरिया को। एंड रिसेंटली ताइवान एथलेटिक्स ओपन हुआ था 2024, जिसमें इंडिया ने कितने मेडल्स विन किए थे? 7 मेडल्स जीत कर लाया था इंडिया। फाइन। एंड प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान अभी रिसेंटली जैन में इलेक्ट हुए थे एंड द नेम इज विलियम लाई। फाइन। सो प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान कौन है? विलियम लाई है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which spiritual leader was recently honored with Fiji's highest civilian award, Honorary Officer of the Order of Fiji? So ये जो honorary award है ये recently मिला है गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी को। So the answer is option number C, श्री श्री रवि शंकर। और इन्हें recently फिजी ने award दिया है Honorary Officer of the Order of Fiji। इनका जो वर्क है ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए, इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए फिजी ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। फिजी के जो प्रेसिडेंट है रैतु विलियम्स, उन्होंने ये अवार्ड इन्हें दिया एंड सोशल मीडिया पर श्री श्री ने अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो एक्सप्रेस किया था। बेसिकली जो श्री श्री रविशंकर है ये फाउंडर है द आर्ट ऑफ लिविंग के। फाइन। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि योगा के फील्ड में काम करता है, पीस एफर्ट्स में काम करता है, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। और इन्हें अनदर 5 नेशन से टॉप अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। फाइन। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रिसेंटली जितने भी अवार्ड्स रहे थे उनका वन टाइम हम रिवीजन करेंगे। सो रिसेंटली उर्मिला चौधरी जिन्होंने जीता था ग्लोबल एंटी रैशिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, किस कंट्री से ये बिलोंग करती है? नेपाल से ये बिलोंग करती है। रिसेंटली आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड ये किन्हें मिला था? फॉर चंद्रयान 3 मिशन एंड ऐसे सोमनाथ को मिला था। रिसेंटली बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? 5th नेशनल वाटर अवार्ड कैटेगरी में उड़ीसा ने जीता। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला? 3 पर्सन को मिला था एंड द नेम इज डरॉन एज मुगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। इन 3 पर्सन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जिसे नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, दैट इज निहॉन हिदांक्यू। एंड लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज है वो हांगकांग को मिला। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किन्हें मिला था? 3 पर्सन को मिला था एंड द नेम इज डेविड बेकर, डेमिस हेजविस एंड जॉन एम। इन्हें 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Next question is Tihar festival is mainly celebrated in which country? So the answer of this question is option number B, Nepal. Fine. तो जैसे इंडिया में 5 डे सेलिब्रेशन होता है दिवाली का, वैसे ही नेपाल में 5 डे सेलिब्रेशन होता है तिहार फेस्टिवल का. फाइन. सो तिहार एक 5 डे हिंदू फेस्टिवल है लाइट्स का, जो कि यम पंचक तिहार से स्टार्ट होता है. यम पंचक तिहार एक शुभ मुहूर्त है जो कि गॉड यम को डेडिकेटेड है. इस इवेंट का जो सेकंड डे है उसे कुकुर तिहार कहा जाता है, जब डॉग्स को ऑनर किया जाता है उनकी लॉयल्टी के लिए. एंड थर्ड डे फीचर करता है लक्ष्मी पूजा को, जो कि न्यू मून डे के साथ स्टार्ट की जाती है. फाइन. इसी के साथ जो रिसेंटली फेस्टिवल रहे हैं हम उसका इस क्वेश्चन के साथ रिवीजन करने वाले हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो रिसेंटली 8 उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल ये कहाँ पर देखा गया था? Binong Wildlife Sanctuary में. And which country has been named the country of focus for the 55th International Film Festival of India? और ये फेम दिया गया था ऑस्ट्रेलिया को. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंटरनेशनल फेस्टिवल को फर्स्ट एवर था इंडियन डांस पर उसे होस्ट किया था संगीत नाटक अकेडमी ने. एंड मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? ये है मणिपुर का है. लामलाई फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? ये मणिपुर का है. एंड बटुकम्मा फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? तेलंगाना का है. एंड विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल? एंड ये है मध्य प्रदेश का है. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is recently the Defense Minister of India inaugurated the Museum of Valor dedicated to Major Rallingnow Bob at which place? So recently Defense Minister Rajnath Singh ने virtually एक Museum of Valor इनोग्रेट करा जो कि डेडिकेटेड है अनसंग हीरो मेजर रालिंगनाउ बॉब को. और किस प्लेस पर ये इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तावांग अरुणाचल प्रदेश में. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर रालिंगनाउ बॉब इनका फुल फॉर्म है मेजर रालिंगनाउ बॉब खतिंग. सो मेजर खतिंग का जो मेन रोल रहा है इंडिया की हिस्ट्री में वो क्या रहा है? तवांग को इंडिया में इंक्लूड करना ये इनका मेन रोल रहा है. सो 14 फरवरी 1951 को ऑफिशियली इन्होंने तवांग को इंडिया में इंक्लूड करा था. वहां पर इंडियन फ्लैग को होइस्ट करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर तवांग आया था. एंड इसका क्रेडिट जाता है मेजर अलिंगनाउ बॉब को. फाइन. सो ताइवान जो कि शिमला अकॉर्ड का पार्ट था 1914 से एंड 1951 में ऑफिशियली वो इंडिया में इंक्लूड किया जा चुका था. फाइन. इसी के साथ इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को भी अनवील करा अरुणाचल प्रदेश में. सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करा था. एंड इनका यही रोल था मेजर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. एंड मेजर रालिंगनाउ बॉब ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं एंड इन्हें 1957 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है इनके इस काम के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is what technology was used to detect the lost Maya city hidden in the Mexican forest? So Mexican forest में एक hidden city that is Maya city डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया. टेक्नोलॉजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिडार. सो रिसेंटली लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करके मैक्सिकन के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मैक्सिकन फॉरेस्ट में माया सिटी को डिस्कवर किया है मैक्सिकन के जंगल्स में लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करके. फाइन. सो लिडार ये लेजर टेक्निक को यूज करता है डिस्टेंस को मेजर करके एंड 3D मॉडल्स का डिटेल स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये हिडन जितने भी स्ट्रक्चर है वो डिस्क्लोज करने में हेल्प करता है. लेजर स्कैनर एंड जीपीएस सिस्टम से फुलफिल है लिडार टेक्नोलॉजी. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो रिसेंटली जितनी भी टेक्नोलॉजी न्यूज में रही है हम उसका वन टाइम रिवीजन करने वाले. So recently, what is the name of the mission initiated by the Anusandhan National Research Foundation ANRF to advance electric vehicle technology, and that is Maha EV mission. Fine. Recently, which institute has developed a device using photoacoustic technology for the early detection of breast cancer, and it is done by IIT Indore. Where was the 26th Water Energy Technology and Environment Exhibition? ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ये दुबई में ऑर्गेनाइज की गई थी. फाइन. एंड रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने इनोग्रेट किया था सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी लेह में.
और मिनिस्ट्री है एमएसएमई। एंड रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वर्चुअली इनोग्रेट करा था निधि आई टीबीआई अक्रॉस इंडिया। हाउ मेनी? 8 टोटल इनोग्रेट किए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिसेंटली लॉन्च करा है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। किस स्टेट में? केरला में इनोग्रेट किया गया, ये लॉन्च किया गया। एंड रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, और ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताइवान एस्टेब्लिश Taipei Economic and Cultural Center in which city of India? So Taiwan in India, एंड ताइवान ने अपना थर्ड ऑफिस ओपन किया है इंडिया में, और कहाँ पर ओपन करा है? दैट इज मुंबई। सो रिसेंटली मुंबई में ताइप इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर की इनॉग्रेशन सेरेमनी कंप्लीट हुई थी। इन्होंने अपना फर्स्ट ऑफिस न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया था, एंड थर्ड वन इज इन मुंबई। फाइन, न्यू दिल्ली में 1995 में इन्होंने टीईसीसी को इनोग्रेट किया था। देन सेकेंड ऑफिस था इनका चेन्नई में 2012 में, एंड नाउ 2024 में कहाँ पर है? मुंबई में है। सो ताइपा इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर का जो रोल है वो डिप्लोमेटिक टाइज के बिना अनदर कंट्रीज के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना, कल्चरल रिलेशन, ट्रेड एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है ताइवान डिफरेंट कंट्रीज में बिना किसी डिप्लोमेटिक टाइज के अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड दैट इज टीईसीसी, सो दैट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके, सर्विसेज लाइक वीजा एप्लीकेशन एंड पासपोर्ट रिन्यूअल, एंड जो कल्चरल एक्सचेंज है उसे बूस्ट किया जा सके टीईसीसी के थ्रू। फाइन, एंड चाइना इसके अगेंस्ट में, बिकॉज चाइना ताइवान को पीआरसी के कैटेगरी में काउंट करता है, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, बट ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा देता है। बट इंडिया भी ताइवान को ताइवान की तरह ही एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, पीआरसी का पार्ट नहीं मानता। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना? सो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए डेडिकेटेड है ये प्रोग्राम, दैट इज प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। सो इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव है ये प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। कब स्टार्ट हुआ था? ये 28 अक्टूबर 2014 में से स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स द प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। सो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को ये इंक्लूड करती है, सो दैट 36,428 ट्राइबल विलेज के डेवलपमेंट को इंडिया में इंटीग्रेट किया जा सके, एंड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन पर फोकस किया जा सके। टोटल जो बजट है इस इनिशिएटिव के लिए 15,000 सीआर का है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर ये योजना आती है। फाइन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिसके लास्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर थे 2022 तक वो अर्जुन मुंडा थे, एंड रिसेंट कौन है ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। 2024 में जो ट्राइबल अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो रिसेंटली जितनी भी स्कीम्स रही है उसके लिए हम वन टाइम रिवीजन करेंगे। सो रिसेंटली पीएम यशस्वी स्कीम, इसे इम्प्लीमेंट किया गया किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। एंड प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था एक न्यू एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, और उड़ान स्कीम का पार्ट था, सहारनपुर में इनोग्रेट किया गया था। फाइन, आंसर इज सहारनपुर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ के अंडर आती है। एंड समर्थ स्कीम, ये स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड हुई थी, किस सेक्टर से रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। एंड अनभाग्य स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। आईटेक्स ये किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन प्लस स्कीम टू एनहांस फॉरेस्ट कंजर्वेशन? एंड इट इज बाय मेघालय। सो मेघालय गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ग्रीन प्लस स्कीम। Let's move to the next question. Next question is which country recently discovered the certain sized exoplanet named TOI 6651b?
जो कि एक डेंस सैटर्न साइज एक्सो प्लैनेट है और इसकी डिस्कवरी रिसेंटली करी है इंडिया ने। फाइन। सो रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी उन्होंने डिस्कवर करा है TOI 6651b को, जो कि एक डेंस सैटर्न साइज एक्सो प्लैनेट है। फाइन। और इस प्रकार ये इंडिया का फोर्थ आइडेंटिफिकेशन है और शोकेस करता है इंडिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन में एफर्ट्स को। फाइन। इसका जो वेट है वो 60 टाइम मोर है किससे, अर्थ से कंपेयर करने में 60 टाइम ज्यादा इसका वेट है इस न्यू एक्सो प्लैनेट का। Let's move to the next question. Next question is, what is the origin of Coal River that was recently seen in the news? So recently Coal River ये न्यूज में रही थी और किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व से ये ओरिजिन होती है। कहाँ पर लोकेटेड है पलामू टाइगर रिजर्व? झारखंड में है। झारखंड में भी कहाँ पर? लोहरदगा में लोकेटेड है। तो रिसेंटली यहाँ पर ड्रोनिंग के केस सामने आए थे। 11th स्टैंडर्ड के 3 स्टूडेंट के डूबने की न्यूज थी। दैट्स वाई कोयल रिवर ये अभी न्यूज में रही थी। बेसिकली जो कोयल रिवर है इसके दो पार्ट है, नॉर्थ कोयल एंड साउथ कोयल। साउथ कोयल ये उड़ीसा में फ्लो होती है, जबकि नॉर्थ कोयल को यूज किया जाता है इरिगेशन के पर्पज से। फाइन। सो मेजरली झारखंड एंड उड़ीसा का पार्ट है कोयल रिवर, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व से ओरिजिन होती है, झारखंड के लोहारदगा डिस्ट्रिक्ट से। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांग्लादेश हैज won the SAFF Women's Championship 2024 title by defeating which country? So किस कंट्री को डिफीट करके बांग्लादेश ने SAFF का विमेन चैंपियनशिप को क्लिंच करा है रिसेंटली? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। सो नेपाल को फाइनल में 2-1 के स्कोर से हराकर बांग्लादेश ने इस चैंपियनशिप को जीता। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो सेमीफाइनल में ही इंडिया आउट हो गया था नेपाल के अगेंस्ट में। एंड जो फाइनल मैच था वो कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में हुआ था। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कैश प्राइज अनाउंस किया था रनर अप टीम के लिए। फाइन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, SAFF। सो विच ईयर्स आर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन? एंड दैट इज 1997 में से स्टार्ट किया गया था, सो दैट जो साउथ एशिया कंट्रीज है उसमें प्रमोट किया जा सके, फुटबॉल को डेवलप किया जा सके। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस चैंपियनशिप का। और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है। फाइन। इसी के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इंडियन जो फुटबॉल टीम है उन्होंने 2024 का मेंस SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप को जीता था और हराया किसे था? बांग्लादेश को ही हराया था 2-0 के स्कोर से फाइनल में। और ये जो मैच है ये कहाँ पे हुआ था? थिम्पू में हुआ था, चंगलीमिथांग स्टेडियम में। फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 के स्कोर से हटाकर इस मेंस चैंपियनशिप को जीता था अंडर 17 की कैटेगरी में। फाइन। इंडियन फुटबॉल टीम जिसे ब्लू कोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तक इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन 5 टाइम ये मैच हो चुके हैं मेंस कैटेगरी में एंड इंडिया ने 4 टाइम जीता है। और जो भी कैटेगरीज अंडर 18 है, अंडर 20 है, अंडर 16 है, अंडर 17 है और ये उनके रिस्पेक्टिव ईयर है। फाइन। Let's move to the next question. So next slide. So recently, which country is the host of international e-sport championship? And India ने host करा है। रिटायरमेंट अनाउंस करा है रिसेंटली रानी रामपाल ने, और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? हॉकी से एसोसिएटेड है। ओवरऑल चैंपियन कौन सा स्टेट रहा 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024 में? छत्तीसगढ़ रहा। एंड दीपा कर्माकर जिन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा था, किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड थी? जिमनास्टिक से एसोसिएट थी। रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट करा है हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स? एंड इट इज डन बाय इंडिया। फाइन। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड करा है पिट्टू टू द स्पोर्ट्स कैलेंडर फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25? एंड इट इज डन बाय मध्य प्रदेश। एंड डुरंट कप किस स्पोर्ट्स से ये एसोसिएटेड है? फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फाइन। सो इसी के साथ यहाँ पे आज का सेशन एंड होता है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्विज क्वेश्चन। सो आज जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई के डेटा से लिए गए और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फाइन।
सो आपके आपके जो भी थॉट्स है प्लीज आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।